माय डियर, अगर आप वेब डेवलपमेंट के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं तो आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको हम चाहकर भी मिस नहीं कर सकते, खास तौर से अगर आप फुल स्टैक की तरफ जाना चाहते हैं या फिर फ्रंट एंड की तरफ जाना चाहते हैं। व्हाट इज द टॉपिक? इट्स एजेक्स। जावास्क्रिप्ट का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाने वाला टॉपिक है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे एजेक्स आखिर होता क्या है, किस तरह से काम क्या करता है, क्या मैकेनिज्म को फॉलो करता है, राइट। और कुछ एपीआईज को मैंने बना के रखा है, उन एपीआईज को हम वाया एजेक्स कॉल किस तरह से यूज कर सकते हैं। ओके, हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज वसीम एंड आई एम अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इस वीडियो के अंदर मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं एजेक्स को आसान शब्दों के अंदर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, आपको समझाऊं। दो एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं, एक फॉर्म को सबमिट करने का, मतलब हमने एक फॉर्म बनाया है, सिंपल सा बेसिक सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, यूजर से इनपुट करवाया और डेटाबेस के अंदर डेटा को स्टोर किया। और दूसरा हमने एग्जाम्पल लिया है उसी डेटा को, मतलब जो डेटाबेस में स्टोर हो चुका है डेटा, उसी को हमने पेज के लोड पे वाया फंक्शन कॉल, एक एजेक्स कॉल को कॉल किया, एपीआई को कॉल किया और जो डेटा हमारे पास आया सर्वर से उसको हमने वेब पेज पर डिस्प्ले करवाया, राइट। इसके बाद मैंने कुछ यूज केसेस भी आपको बताए जिनकी मदद से आप अपनी जो ये जर्नी है एजेक्स की उसको कंटिन्यू कर सकते हो, मतलब कह सकते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ठीक है। सो आई बिलीव बातें बहुत हो गई, मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है कि आपको वीडियो के अंदर क्या मिलने वाला है। अब मुझे आपसे थोड़ा सा फीडबैक चाहिए, फीडबैक सपोर्ट चाहिए बेसिकली। एक तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, मतलब आपको मुझे अपनी प्रतिक्रिया बतानी है कि मैं किस तरह से पढ़ा रहा हूँ, आपको क्या चीज़ें समझ में आ रही है। दूसरा, अपनी कम्युनिटी में, अपने फ्रेंड सर्कल में जो लोग भी एजेक्स वगैरह सीख रहे हैं, अगर आपको इस चैनल से कुछ सीखने को मिल रहा है तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपके दोस्तों की आप खुद मदद करें, राइट। तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलो फिर, अब बातें बहुत हो गई, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द स्क्रीन। तो इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं व्हाट इज एजेक्स। डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, साथ में कोड भी करके बताऊंगा, तो डोंट वरी, पेशेंस रखना, सब्र रखना, सब चीजें हमें आसानी से सीखने को मिलेगी, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स मैंने लिख के रखे, प्री रिक्वेस्टिज टू लर्न एजेक्स, व्हाट इज एजेक्स और एजेक्स काम कैसे करता है, ये सभी हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अब प्री रिक्वेस्टिज सिखाऊंगा नहीं, ये बताऊंगा, डोंट वरी, ओके। प्री रिक्वेस्टिज का मतलब ये कि अगर आपको एजेक्स सीखना है तो एजेक्स सीखने से पहले जावास्क्रिप्ट के क्या कोर कॉन्सेप्ट हैं आपको आने चाहिए, तो डोंट वरी, बताता हूँ, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट के क्लियर होने चाहिए, मतलब एरे, लूप, डेटा टाइप्स, ये सब क्या होते हैं ये आपको पता होने चाहिए। एडवांस जावास्क्रिप्ट क्या होती है इसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, मतलब यार एडवांस जावास्क्रिप्ट अब कॉन्स, फ्लैट, वार, ये सब क्या होते हैं, एरो फंक्शंस क्या होते हैं, ये सब हम इस वीडियो के अंदर नहीं कवर करने वाले, राइट। और तीसरा सबसे ज़रूरी टॉपिक जो कि है एसिंक जावास्क्रिप्ट, वो क्या होती है। अब अगर देखो आप इस चैनल पर पहली बार आए हो और आपको ये नहीं पता कि जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स क्या होते हैं, एसिंक जावास्क्रिप्ट क्या होती है, एडवांस जावास्क्रिप्ट क्या होती है, डजंट मैटर आप पहली बार आए हो या फिर एक रिपीटिंग व्यूअर हो, अगर आपको इन तीनों के बारे में कुछ भी नहीं पता तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसी वीडियो पर इन तीनों टॉपिक्स पर मैंने अलग अलग वीडियोस बना रखी है। आपको क्या करना है, सिंपली चैनल पर आना है, कोडिंग कलाकार, और वहाँ पर आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल 2023, जिसके अंदर मैंने जावास्क्रिप्ट के भी टॉपिक को एक्सप्लेन किया हुआ। ये रही वीडियो, जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स, ये आई बिलीव 2.5 घंटे की वीडियो है। उसके बाद 2 प्रोजेक्ट भी हमने बनाए हैं जावास्क्रिप्ट के, ये एडवांस जावास्क्रिप्ट की वीडियो रही और ये असिंक जावास्क्रिप्ट की वीडियो रही, ओके। तो इन वीडियो के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट कर लेना, अगर ये सभी कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं पता है तो। अगर सभी कॉन्सेप्ट्स पता है देन यू आर गुड टू गो विद दिस पर्टिकुलर वीडियो। बस ये पॉइंट नंबर 1 हमारा क्लियर हुआ, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, व्हाट इज एजेक्स। अब आखिर एजेक्स नाम की बला क्या है, तो देखो मैं जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, बोलने जा रहा हूँ, उसको थोड़े से दोनों कान खोल के सुनना और आसानी से समझने की कोशिश करना, ठीक है। मैं लिख भी दूंगा, ठीक है। अब एजेक्स क्या होता है, एजेक्स का मतलब होता है असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। फुल फॉर्म लिखूं, एजेक्स का मतलब होता है असिंक्रोनस, ओके। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है तो गूगल पे भी जाके देख लेना, असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल, ठीक है। ये हो गई इसकी फुल फॉर्म। अब इसका यूज क्या होता है, इसका यूज वेब पेजेस को बिना पूरी तरह लोड किए बैकग्राउंड में, बेसिकली बैकग्राउंड में डेटा एक्सचेंज करने के लिए होता है, ठीक है। तो बैकग्राउंड में डेटा
एक्सचेंज करने के लिए होता है। ये कहानी समझ में आई? रिपीट करूं, एजेक्स का मतलब है, एजेक्स का मतलब होता है असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। ओके, इसका यूज वेब पेजेस को बिना पूरी तरह लोड किए बैकग्राउंड में डेटा एक्सचेंज करने के लिए होता है। ओके, इसमें हम वेब एप्लीकेशन को ज़्यादा रेस्पॉन्सिव और डायनामिक बना सकते हैं। सिंपली ये भी लिख देता हूं, इसमें हम वेब एप्लीकेशंस को ज़्यादा रेस्पॉन्सिव और डायनेमिक बना सकते हैं। अब पढ़ लेना है, अब इसको मैं क्या रिपीट करूं, ठीक है। तो ये बस यही होता है जावा एजेक्स। बैकग्राउंड में किस तरह से डेटा एक्सचेंज किया जाता है वो भी हम सीखेंगे, डोंट वरी। अभी तो सिर्फ और सिर्फ मैंने डेफिनेशन बताई ना, कल को कोई आपसे डेफिनेशन पूछ ले तो ये डेफिनेशन होती है, इसको अब इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना अपने लेवल पर, ठीक है। मेरा मेन मकसद है हिंदी में एक्सप्लेन करना ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। ओके, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट पे हो गया। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, एजेक्स आखिर काम कैसे करता है। ओके, तो इसके दो खैर कुछ इसको इस पार्ट को ना मैं कुछ पॉइंट्स में डिवाइड करूंगा। इसमें सबसे पहला पॉइंट तो आएगा जो कि होता है असिंक्रोनस नेचर। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, इसको यहां पे पेस्ट कर दिया, असिंक्रोनस नेचर। अब इसको मैं लिखूंगा नहीं अदरवाइज वीडियो फालतू की लंबी हो जाएगी, जो कि आपके लिए काम का नहीं होगा। एक बात और, इस वीडियो का जो भी कोड है वो मैं गिटअप पे नहीं डालने वाला हूं, तो कोशिश करना कि जो कोड मैं लिख रहा हूं उसको समझो और साइड बाय साइड खुद से कर लो। मतलब एक पार्ट समझा और सेम कोड को खुद से करके भी देख लिया। ओके, बिकॉज बहुत बेसिक है। अब जाहिर सी बात है अगर जावास्क्रिप्ट तक पहुंच चुके हो तो आई बिलीव आपको ये क्या होता है, HTML CSS ये सब क्या होता है आपको आइडिया होगा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इसी के अंदर, असिंक्रोनस नेचर। एजेक्स का देखो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है असिंक्रोनस नेचर। यानी जब आप किसी डेटा को सर्वर से मांग रहे होते हैं, आपको पूरे पेज को रीलोड नहीं करना पड़ता। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बोला, सिर्फ वही पार्ट अपडेट होता है जो डेटा मांगा जा रहा है। अगर ये बात समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं समझ में आए तो भी कोई बात नहीं। जब हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने जाएंगे तब आपको थोड़ी चीजें और क्लियर होंगी, थोड़ी और कहानी क्लियर होगी, ठीक है। तो ये हो गया असिंक्रोनस नेचर। दूसरा पॉइंट इसमें आता है XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये क्या होता है वो सुनो। एजेक्स रिक्वेस्ट भेजने के लिए हम XML, मैं XML बोल रहा हूं बार बार तो उस चीज पे मत जाना, प्रोनाउंसिएशन है यार, होता है, ठीक है। तो XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं ट्रेडिशनल जावास्क्रिप्ट में अभी तक। ओके, लेकिन आजकल हम मॉडर्न जावास्क्रिप्ट को यूज कर रहे हैं तो हम इस ऑब्जेक्ट को यूज नहीं करेंगे। इसको आप करना चाहो, सीखना चाहो तो अलग से कोई वीडियो देख सकते हो या फिर W3 स्कूल पर जाकर भी सीख सकते हो, बट आई डोंट रिकमेंड दिस। W3 स्कूल पे जावास्क्रिप्ट पे आओ, ये रहा जावास्क्रिप्ट का एजेक्स वाला सेक्शन, यहाँ पर आपको यही ऑब्जेक्ट के साथ सारी कहानी सिखाई जाएगी, ठीक है। हम मॉडर्न जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मॉडर्न वे में किस तरीके से एजेक्स कॉल को यूज किया जाता है वो मैं आपको सिखाऊं, ठीक है। तो इसके लिए हम इस वीडियो के अंदर क्या यूज करने वाले हैं, फेच एपीआई को। ओके, फेच एपीआई लिख देता हूं चलो यहाँ पे ब्रैकेट में ताकि आपको आइडिया रहे, फेच एपीआई। थर्ड पॉइंट क्या आता है, कंपोनेंट्स ऑफ एजेक्स रिक्वेस्ट। अब इसका क्या मतलब हुआ, बेसिकली होता क्या, रिक्वेस्ट भेजते वक्त हम कुछ कंपोनेंट्स प्रोवाइड करते हैं कि भाई ये हमारी रिक्वेस्ट जा रही है किसी सर्वर पे, तो कुछ की कंपोनेंट्स होंगे जो कि हमें पास करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल URL क्या होगा, HTTP मेथड कौन सा होगा, लाइक गेट पोस्ट जो भी होता है, और डेटा क्या पास करना, मतलब पेलोड, डेटा पेलोड उसको कह सकते हैं, ठीक है। वो भी समझ में आएगा आपको। तो ये हो गया कंपोनेंट्स ऑफ एजेक्स रिक्वेस्ट। लास्ट पॉइंट आता है इसमें रेस्पॉन्स हैंडलिंग, ठीक है। अब जाहिर सी बात है जब आप कोई एजेक्स के थ्रू कोई रिक्वेस्ट कॉल करोगे तो सर्वर से रेस्पॉन्स भी आएगा। तो बेसिकली सर्वर से रेस्पॉन्स आता है और हम उससे हैंडल करते हैं। इसमें डेटा का जो फॉर्मेट होता है ना, जिसमें जो डेटा हमें मिलता है वो या तो XML हो सकता है या फिर JSON भी हो सकता है। अब बात ये आती है कि सर्वर से किस तरीके का रेस्पॉन्स आएगा, क्या वो XML होगा या फिर क्या वो JSON होगा, हमें कैसा पता चलेगा। तो माय डियर, कोई ना कोई तो आपको APIs देगा ना, जो कि आपको कॉल करनी पड़ेगी, बैकएंड टीम होगी एक, तो वो आपको बताएगी कि हाँ इन APIs में XML फॉर्मेट में रेस्पॉन्स आपको मिलेगा या फिर JSON में। ओके, तो आई बिलीव अभी तक की जितनी मैंने कहानी एक्सप्लेन की है वो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम एक्चुअली में कोड की तरफ मूव करते हैं, बट एक बात और
अगर जो भी एक्सप्लेनेशन मैंने शेयर की है वो नहीं समझ में आया तो कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जब हम कोड देखेंगे तो ये सारे पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं कुछ कोड का ओवरव्यू दे देता हूँ। बेसिकली मैंने 2 सेक्शन बना के रखे हैं एक ही वेब पेज के अंदर। एक सिंपल सा HTML पेज ही है जिसको नो डाउट मैंने PHP पेज के अंदर बनाया। अब एक फॉर्म मैंने बनाया क्रिएट यूजर, जिसकी मदद से हम जो भी फॉर्म का डेटा है ये फिल करेंगे और डेटाबेस में स्टोर करेंगे, और जो डेटाबेस में डेटा स्टोर्ड है वो सारा का सारा इसी टेबल के अंदर लोड करवाएंगे। ओके, सबसे पहले HTML पार्ट देख लेते हैं। आई एम अज्यूमिंग अगर आप जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो आपको HTML CSS आती होगी, ठीक है। तो ये रहा हमारा फॉर्म कुछ इस तरीके से। हाँ, सिंपल सा एक बूटस्ट्रैप का टेम्पलेट ही मैंने लिया, कुछ खास नहीं है। बूटस्ट्रैप को यूज़ किया, यहाँ पर फॉन्ट को यूज़ किया और नीचे बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट CDN लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक फॉर्म देखने को मिल रहा है आपको जिसको ID मैंने असाइन किया रजिस्टर फॉर्म, और 4 फील्ड असाइन किए हैं, नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल और पासवर्ड। सभी को मैंने ID और नेम एट्रीब्यूट असाइन कर रखा है, ठीक है। उसके बाद एक टेबल है जिसके अंदर मैंने अभी स्टैटिक डेटा को लोड करके रखा है, और इस टेबल की बॉडी टैग पर मैंने एक ID असाइन कर रखी है, ठीक है। तो ये बेसिक सा HTML है, इसको अभी हम फंक्शनल करेंगे। अब इस वीडियो के अंदर हमें एजेक्स सीखना है, तो एजेक्स कॉल करने के लिए हमारे पास कुछ APIs होने चाहिए। APIs मैंने ऑलरेडी रेडी करके रखी है। चूंकि ये एक लारावेल प्रोजेक्ट है, इस पर आप गौर मत करना, ठीक है। जब भी आप जावास्क्रिप्ट के साथ APIs को इंटीग्रेट करोगे यूजिंग एजेक्स कॉल, तो अगर आप फुल स्टैक डेवलपर होगे तो शायद आपके पास भी ये जिम्मेदारी हो कि APIs आप ही बनाएं, और अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर बनेंगे तो APIs की जिम्मेदारी आपकी नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ आपको APIs को फ्रंट एंड एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। तो अभी बस इसी बात पर तवज्जो दो, इसी बात पर ध्यान दो कि हाँ आपके पास बनी बनाई APIs हैं, उन APIs को आपको अपनी एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेट करना है। क्लियर है? ओके। अब इस प्रोजेक्ट में मेरे पास 2 APIs हैं जिनको मैं आपको बता देता हूँ। एक है मेरे पास क्रिएट यूजर की और दूसरी है मेरे पास गेट यूजर्स की, ठीक है। क्रिएट यूजर एक एंट्री मैं क्रिएट करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एंट्री क्रिएट की रोहन के लिए, ठीक है, और नंबर चेंज कर देते हैं, ईमेल चेंज कर देते हैं, रोहन या रोयान जो भी है, ROYHAN, ठीक है। और मैं इस पर सेंड पे क्लिक करूँगा तो डेटा स्टोर हो चुका है। जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा, ये देखो यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। बेसिकली जब भी APIs क्रिएट होती है ना, तो रेस्पॉन्स में हमारे पास, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, या तो XML ऑब्जेक्ट आता है, मतलब XML रेस्पॉन्स आता है, या फिर JSON रेस्पॉन्स आता है। तो इस केस में हमारे पास JSON का रेस्पॉन्स है, ठीक है। स्टेटस नाम की एक की है जिसमें ट्रू आ रहा है, मैसेज आ रहा है यूजर क्रिएटेड, और हमारे पास वो सारा डेटा आ गया जो जस्ट क्रिएट हुआ डेटाबेस में। क्लियर है? ठीक है। दूसरी API है हमारे पास गेट यूजर्स की। अगर मैं इसके सेंड पर क्लिक करूंगा तो सारा का सारा डेटा हमारे पास आ रहा है डेटाबेस से। अब ये डेटाबेस कहाँ है? ये डेटाबेस है PHP MyAdmin का ही मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये डेटाबेस है, ये देखो यहाँ पे 6 एंट्रीज हैं। तो ये सारी के सारे डेटा हमें किस API की मदद से देखने को मिल रहा है? गेट यूजर्स की मदद से, ठीक है। अब ये जो है ना, ये पोस्टमैन है। पोस्टमैन एक टेस्टिंग टूल है, किसके लिए? APIs के लिए। पोस्टमैन एक APIs टेस्टिंग टूल है, मेक श्योर, ओके। अब हर API के अंदर कुछ हेडर वैल्यूज भी पास हो रही हैं, वो हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर जैसे देखो 2 वैल्यूज पास हो रही हैं। एक है ऑथराइजेशन, दूसरा है कंटेंट टाइप, और भी काफ़ी सारी हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है। ऑथराइजेशन अभी यूजफुल नहीं है। कंटेंट टाइप है एप्लीकेशन JSON। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल एक नई एंट्री क्रिएट कर देता हूँ। इसी केस में बॉडी के अंदर जाकर मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल अली, और नंबर मैं चेंज कर देता हूँ कुछ भी, और यहाँ पर भी मैंने लिखा अली। पासवर्ड मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। एंट्री क्रिएट हो गई, सिंपल, राइट। अब इन चीज़ों पे अभी हमें ध्यान नहीं देना। हमारे पास तो APIs होंगी, हमें तो वो इंटीग्रेट करनी आनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे एजेक्स पार्ट की तरफ। इसको मैं स्टेप्स में डिवाइड करूंगा, ठीक है। हमारे पास देखो 2 विंडोज है, 2 सेक्शन है। पहला है फॉर्म, दूसरा है टेबल। तो 1 बाय 1 समझेंगे। इस एग्जाम्पल के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम 2 एग्जाम्पल देख लेंगे एजेक्स कॉल्स के, और इसी वीडियो में मैं आपको 2 से 3 1-2 एग्जाम्पल और दे दूंगा इन दोनों सेक्शंस के लिए ही, कि हाँ आप इस वीडियो के साथ कैसे अपनी कंटिन्यू स्टार्ट कर सकते हो जावास्क्रिप्ट एजेक्स के साथ। क्लियर है? तो वो वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो बने रहना, समझना चीज़ों को, ओके। तो सबसे पहला टास्क हमारा होगा फॉर्म के डेटा को डेटाबेस में स्टोर करवाना वाया एजेक्स कॉल। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो यहीं पे बॉटम में स्क्रिप्ट टैग को स्टार्ट कर लेता हूँ और एंड भी कर दूंगा, क्योंकि मुझे एंड ऑफ द डे जावास्क्रिप्ट के अंदर ही एजेक्स कॉल को लिखना है, ठीक है, ओके। अब मुझे क्या करना है, देखो एजेक्स कॉल होना कब चाहिए, चीज़ों को समझने की कोशिश करूँ। एजेक्स कॉल होना चाहिए फॉर्म के सबमिट पर, मतलब जब मैं ये सबमिट बटन पर क्लिक करूँ तब एजेक्स कॉल होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चीज़ों को डिवाइड करूँगा स्टेप्स में, समझते जाना, ओके। सबसे पहला होगा स्टेप 1।
मुझे एक इवेंट डिफाइन करना पड़ेगा, ऐड एन इवेंट लिसनर टू द फॉर्म विद आईडी। आईडी क्या है? रजिस्टर फॉर्म ही है, आई बिलीव सो। चेक कर लेते हैं सर्च करके, रजिस्टर फॉर्म, ठीक है। तो बेसिकली मुझे रजिस्टर फॉर्म पर एक इवेंट लिसनर लगाना है। तो जावास्क्रिप्ट में इवेंट लिसनर लगाने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी क्या होगा? रजिस्टर फॉर्म डॉट ऐड इवेंट लिसनर। उसके अंदर सबसे पहला आर्ग्यूमेंट क्या जाएगा? इवेंट, और दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या होगा? फंक्शन। इसके अंदर मैं पास करूंगा ई, और इवेंट कुछ भी आप लिख सकते हो एज पर योर चॉइस। मैं अभी के लिए ई लिख रहा हूँ, जो कि एक फंक्शन होगा, ठीक है, फंक्शन ही है, राइट। अब यहाँ पर सबसे पहले तो मैं कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्म इज सबमिटेड, जस्ट टू टेस्ट कि हाँ फॉर्म सबमिट हो रहा है या फिर नहीं, ये इवेंट हमारा ट्रिगर हो रहा है या फिर नहीं। हम ब्राउजर पर आते हैं, एक काम करते दोनों को साइड बाय साइड खोल लेता हूँ, थोड़ा ईजी रहेगा, नहीं क्या? नहीं यार, थोड़ा मर रहा है डिज़ाइन, चलो इस ऐसे ही चलने देते हैं। मैंने किया फॉर्म को सबमिट, इंस्पेक्ट खोल लेते हैं पहले, कंसोल टैब पे आते हैं, रिक्वायर्ड वगैरह मैं कुछ भी नहीं करा, सबमिट पे मैंने किया क्लिक, तो ये रीडायरेक्ट हो गया इसी सेम पेज पे, द पोस्ट मेथड इज नॉट सपोर्टेड। ओके, अब देखो जब भी HTML के अंदर हम कोई फॉर्म बनाते हैं तो फॉर्म के सबमिट बिहेवियर क्या होता है? वो पेज को रीलोड करता है। जनरली हम फॉर्म के एक्शन टैग पर एक URL देते हैं, उस URL पर वो रिक्वेस्ट सबमिट हो जाती है, तो पेज रीलोड हो जाता है, राइट। बट चूंकि हम एजेक्स पढ़ रहे हैं तो एजेक्स में तो फॉर्म सबमिट होगा ही नहीं, पेज रीलोड होगा ही नहीं, यही तो हमने स्टार्ट में देखा था, डेफिनेशन में पता है ना। ये देखो मैंने कहाँ लिखा था, इसका यूज वेब पेज को बिना पूरी तरह लोड किए बैकग्राउंड में डेटा एक्सचेंज करने के लिए होता है, राइट। तो पेज रीलोड हमें नहीं करना। तो पेज रीलोड को बचाने के लिए, पेज रीलोड को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। पहले मैं कमेंट लिखता हूँ उसके लिए, प्रिवेंट द डिफॉल्ट फॉर्म सबमिट इवेंट, इवेंट या बिहेवियर, वॉट एवर, बिहेवियर स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक है। इसके लिए मैं लिखूंगा ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, बस। ये ई कौन है? ई यहीं वाला है, देखो फंक्शन के अंदर जो आर्ग्यूमेंट रिसीव हो ना, ये फॉर्म का सब, ये बेसिकली ई जो है कह सकते हैं कि जो सबमिट इवेंट है इसी को टारगेट कर रहा है, क्लियर है। अब हम अगेन रीलोड करते हैं वापस, पहले तो हार्ड रीलोड कर देते हैं ताकि एक्चुअल स्टेट पे आ जाए। अब मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो देखो पेज रीलोड नहीं हुआ, और कंसोल डॉट लॉग में देखो क्या मैसेज आ रहा है, फॉर्म इज सबमिटेड। मतलब क्या? इसका मतलब ये कि हाँ ये इवेंट जो है ट्रिगर हो रहा है, क्लियर है, ओके। तो अब इस कंसोल डॉट लॉग की हमें जरूरत नहीं है, इसको मैंने कर दिया डिलीट। इसके आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है? पहले कंट्रोल 0 कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग को। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, हमें ये सारे के सारे फॉर्म एलिमेंट्स का, फॉर्म फील्ड्स का डेटा चाहिए, राइट। तो वो कैसे कलेक्ट करेंगे वो देखना। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? गेट फॉर्म डेटा यूजिंग फॉर्म डेटा क्लास और फॉर्म क्लास कंस्ट्रक्टर, ठीक है, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो वो किस तरीके से करेंगे? कॉन्स्ट फॉर्म डेटा एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर लिखूंगा न्यू फॉर्म डेटा। इसके अंदर फॉर्म का डेटा कैसे रिसीव करेंगे? तो ई डॉट टारगेट। बस इस लाइन ऑफ कोड से क्या होगा, हमारे पास उस सारे के सारे फॉर्म के जितने भी फील्ड हैं वो सारा डेटा आ जाएगा। कंसोल डॉट लॉग करके देख लेते हैं। अगेन कंसोल डॉट लॉग किया मैंने, यहाँ पे लिखा मैंने फॉर्म डेटा, मैसेज के लिए फॉर्म डेटा कॉन्स्टेंट, ठीक है। रीलोड करते हैं। मैं फॉर्म में कुछ भी वैल्यू फिल नहीं कर रहा हूँ, सबमिट पे मैंने किया क्लिक, तो देखो कंसोल डॉट लॉग में क्या आ रहा है? फॉर्म डेटा, जो कि एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या हमारे पास फॉर्म के फील्ड्स नहीं आए? बिल्कुल आए, बट आप डायरेक्ट फॉर्म डेटा को कंसोल करोगे तो कभी भी वैल्यूज देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर आपको वैल्यूज को देखना है तो कुछ इस तरीके से कर सकते हो, टू शो द फॉर्म वैल्यूज। ये मैं एक एडिशनल स्टेप बता रहा हूं, आपके काम का नहीं है, बेसिकली जस्ट डिबगिंग के लिए या फिर देखना हो कि हाँ क्या वैल्यूज जा रही हैं उसके लिए, बाकी इसका कोई खास यूज है नहीं। एंड ऑफ द डे हमारे पास फॉर्म डेटा के अंदर डेटा आ चुका है, हम वही पास करेंगे, ठीक है। मैं जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पज आपको दिखा रहा हूं, तो मैं एक लूप चलाऊंगा, फॉर लेट पेयर ऑफ फॉर्म डेटा, क्लियर है। फॉर्म डेटा डॉट एंट्रीज फंक्शन को कॉल करेंगे, लूप को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग और यहाँ लिखूंगा पेयर के अंदर 0 इंडेक्स और स्ट्रिंग कॉन्क्रेट कर देते हैं, प्लस के साथ कॉलन लगा देते हैं और यहाँ लिखूंगा पेयर और लिखूंगा 1, क्लियर है, 0 और 1। अब इसको रीलोड करते हैं फिर से और मैंने नेम के अंदर लिखा फॉर एग्जांपल वसीम, फ़ोन नंबर में मैंने कुछ भी लिख दिया, ईमेल यही चलने देते हैं, पासवर्ड यही चलने देते हैं। सबमिट पे क्लिक किया तो देखो डेटा आ गया, नेम वसीम, फ़ोन नंबर में जो मैंने एंटर किया और ईमेल और पासवर्ड भी हमें देखने को मिल गया, क्लियर है। कोई काम का नहीं है, इसको मैं यहीं पे कमेंट कर रहा हूँ।
आई एम नॉट श्योर मैंने पहले बताया कि नहीं, बट इस वीडियो का जो भी सोर्स कोड है वो मैं गिटअप पे नहीं डालने वाला हूँ माय डियर। तो आई हाईली रिकमेंड कि जितना पार्ट मैं कर रहा हूँ या फिर आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी तरह से चाहो साथ साथ कोड करते जाना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 मिनट का वीडियो देखा तो उतना कोड कर लिया, फिर 2 मिनट का वीडियो देखा फिर उतना कोड कर लिया, या फिर ये पूरा का पूरा इवेंट जब कंप्लीट हो जाए तो देख लो, समझ लो और उसके बाद में कोड कर लो खुद से, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा लंबा कोड नहीं होगा। मैं टाइम इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं चीज़ें आपको समझा पाऊँ आसानी से। आपको एक एक लाइन का कोड, एक एक लाइन जो मैं लिख रहा हूँ उसका मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमने 2 चीज़ें कर ली, सबमिट जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है वो रोक दिया और फॉर्म के डेटा को कलेक्ट कर लिया। बस अब क्या करना है, अब एपीआई को कॉल करना है और ये जो डेटा हमारे पास आया उसको पास कर देना है। तो मेक अ पोस्ट रिक्वेस्ट यूजिंग फेच एपीआई, ठीक है, यूजिंग फेच एपीआई। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, फेच मेथड होता है। अब आई बिलीव जितना मुझे याद है मैंने जब असिंक जावास्क्रिप्ट समझाई थी वीडियो के अंदर, एक वीडियो के अंदर जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, उस वीडियो में मैंने इस फंक्शन को एक सैंपल के तौर पे यूज़ करके दिखाया था और मैंने ये बोला था कि जब एजेक्स पढ़ेंगे तब इस फंक्शन को हम डीपली समझेंगे। तो बेसिकली ये फंक्शन क्या होता है, ये फंक्शन मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का ही पार्ट है। इसकी मदद से हम एपीआईज को डायरेक्टली कॉल कर पाते हैं विद सम मैकेनिज्म, विद सम एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज। अब एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज क्या होगी, वो जो मैंने यहाँ पे बोला था ना, कंपोनेंट्स ऑफ एजेक्स रिक्वेस्ट, जिसके अंदर हम मेथड बताते हैं, हेडर वैल्यूज बताते हैं, डेटा पास करना होता है। तो वो सब अब समझो आप किस तरीके से पास होगी, ठीक है। तो फैच मेथड सबसे पहले लेगा आर्ग्यूमेंट में यूआरएल ऑफ एपीआई। अब हमारे पास यूआरएल ऑफ एपीआई कहाँ है, पोस्टमैन पे पड़ा है हमारे पास, ये रहा यूआरएल ऑफ एपीआई। तो इसको क्या करना है, सिंपली कॉपी करो कंट्रोल सी से, ठीक है। और क्या करना है, हमें ब्राउजर पे जाना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, दैट्स इट। आई नो कि आपके पास प्रैक्टिस के लिए शायद ये यूआरएल नहीं होगा, आई एम 100% श्योर, बट इसके लिए आप क्या कर सकते हो, किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म से पब्लिक फ्री एपीआईज को यूज़ कर सकते हो, या फिर आई हाईली रिकमेंड कि अगर आप बैकएंड सीख सको तो बहुत अच्छी बात है। एडिशनल पॉइंट है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट एजेक्स सीख रहे हो तो इसी के साथ बने रहो। अभी एपीआई सीखना नहीं सीखना वो बाद की बात है। चलो अब वापस फोकस करते हैं फैच मेथड पे। तो पहला आर्गुमेंट क्या है, यूआरएल। अब आपको पता होगा कि मैंने इस इवेंट के इस पोस्टमैन में दूसरी एपीआई भी दिखाई थी, गेट यूजर। इस पे भी सेम सर्वर का ही यूआरएल है, बस एंड पॉइंट चेंज हो रहा है। यहाँ पे गेट यूजर और यहाँ पे क्या है, क्रिएट यूजर। तो मैं क्या करूँगा, जो ये बेस यूआरएल है ना, यहाँ से लगाकर यहाँ तक एपीआई तक का, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ ताकि मुझे बार बार ये सेम चीज़ टाइप ना करनी पड़े। तो वो एक तरीके का ग्लोबल वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है, जिसको मैं यहाँ पर हेडर पे डिफाइन करूँगा। स्क्रिप्ट स्टार्ट करूँगा और स्क्रिप्ट को क्लोज करूँगा। यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, ताकि वो पूरे पेज में जहाँ पर कहीं पे भी स्क्रिप्ट स्टार्ट और एंड हो तो वो वेरिएबल एक्सेसिबल हो। मैंने लिखा लेट एपीआई बेस यूआरएल और यहाँ पे इतना यूआरएल ऐड करके रख दिया। अब इस वेरिएबल को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर डायरेक्टली यूज़ कर लूँगा फैच के अंदर, और यहाँ पर मैं इस पार्ट को डिलीट कर दूंगा और यहाँ पे मैंने वेरिएबल को यूज़ किया, प्लस लगा दिया, दैट्स इट। तो बात एक ही है ना, इस एंड पॉइंट से पहले तक का पार्ट हमने इस वेरिएबल के अंदर डाल दिया। आई होप समझ में आ रहा है। कॉमा लगाएंगे, उसके बाद क्या है, एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें कुछ डेटा पास करना है, तो मैं एंटर डाल के लाइन ब्रेक कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहले की होगी मेथड। मेथड में हमें डिफाइन करना है पोस्ट। पोस्ट क्यों, बिकॉज हमारी जो ये रिक्वेस्ट है ये पोस्ट टाइप के, डेटा जब भी सबमिट होता है तो यूजुअली पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू ही होता है, ठीक है। ओके, तो हमने मेथड डिफाइन कर दिया पोस्ट, ठीक है भाई। दूसरा ऑब्जेक्ट की होगा हेडर, जो खुद एक ऑब्जेक्ट बनेगा। अब इसके अंदर हम कुछ एक्स्ट्रा कीज को पास करेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले होगी कंटेंट हाइफन टाइप, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू आप चाहो तो यहाँ से भी देख सकते हो, पोस्टमैन से हमने चेक किया था भी हेडर के अंदर कंटेंट टाइप, इसकी वैल्यू क्या है, application/json। तो इसको यहाँ से कॉपी कर लो और यहाँ पर पेस्ट कर दो, फिर कॉमा लगाएंगे। दूसरी वैल्यू क्या लिखेंगे हम, की एक्सेप्ट। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर भी हम सेम वैल्यू लिख देंगे, application/json। ऑप्शनल है, देखो हेडर और जहाँ पे रिक्वायर्ड होगा वहाँ पे तो पास करना ही पड़ेगा, बट ये एक्सेप्ट वाली जो की है वो ऑप्शनल है। आप अपने लेवल पर इसको कॉमेंट करके भी ट्राई कर लेना, ओके, ठीक है। तो हेडर वाला हमारा डिफाइन हो गया की। उसके बाद की क्या होगी, उसके बाद की आएगी बॉडी कॉलन जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई फंक्शन को मैं यूज़ करूंगा और ऑब्जेक्ट फंक्शन की मदद से ऑब्जेक्ट की मदद से फॉर्म एंट्रीज फंक्शन को कॉल करूंगा और यहाँ पर मैं पास कर दूंगा फॉर्म डेटा को। इस लाइन में क्या हुआ, बॉडी के अंदर बेसिकली क्या जाएगा, वही सारा का सारा फॉर्म डेटा जाएगा। किस फॉर्मेट में, जेसन फॉर्मेट में।
अब इसके बाद हमें क्या करना है, नो डाउट जब एपीआई कॉल होगी तो थोड़ी देर पहले जैसे मैंने बताया कि सर्वर से कुछ रेस्पॉन्स भी आएगा, वो भी हमें हैंडल करना पड़ेगा, राइट। तो हमें यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाना, हम यहाँ पे लगाएंगे डॉट और देन को यूज करेंगे, ठीक है, डॉट देन। चाहो तो नेक्स्ट लाइन पे लेके जाओ, कोई खास नहीं फर्क पड़ता, और यहाँ कुछ इस तरीके से भी कर सकते हो, डॉट देन। यहाँ पर हमारे पास आएगा रेस्पॉन्स, राइट, रेस्पॉन्स। अब ये कीज जो मैं लिख रहा हूँ, रेस्पॉन्स, RES लिखना चाहो तो RES लिख लो, या फिर लिखना चाहो तो रिजल्ट लिख लो, इट्स कंप्लीटली अप टू यू, ठीक है। बट नेमिंग कन्वेंशन जैसा मैंने पहले की वीडियोज में भी बताया उस तरीके का रखो जिससे आपको नहीं, सॉरी मशीन को नहीं, मतलब कंप्यूटर को नहीं, एक इंसान को समझ में आए, ठीक है। एरो फंक्शन डिफाइन करेंगे और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे रेस्पॉन्स डॉट जेसॉन। मतलब ये कि जो सर्वर से हमारे पास रेस्पॉन्स आएगा उसको हम जेसॉन में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देंगे, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब इस देन से बाहर निकल के हम एक और देन स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर हमें वो रेस्पॉन्स मिलेगा रिजल्ट के अंदर, ठीक है। और इसको भी हम एक क्या करेंगे, एक एरो फंक्शन डिफाइन करेंगे, ओके। अब यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग करके दिखाता हूँ कि आखिर में हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है। उसके बाद की फंक्शनैलिटी हम आगे करेंगे। बट अगर कल को किसी भी टाइप की एरर हो जाती है तो उस केस में हमें हैंडल करना पड़ेगा कैच वाला पार्ट। अब इस कैच में क्या होगा, कुछ ना कुछ जो भी टेक्निकल एरर रह जाती है सर्वर साइड से, वो हमारे पास किस ब्लॉक के अंदर आएगी, कैच ब्लॉक के अंदर। तो इस एरर वाली की में आ जाएगी, और इसको भी हम अगेन के एरो फंक्शन डिफाइन करके कंसोल डॉट लॉग करके देख लेते हैं कि हाँ आखिर एरर आ क्या रही है। लास्ट में लगा देंगे हम सेमीकोलन, बस हमारा फैच फंक्शन रेडी है। अब इसको क्या करना है, इसको करना है हमें टेस्ट। तो चलो टेस्ट करते हैं। ब्राउजर पे आ चुके हैं हम, इसको मैं Ctrl+0 नहीं कर रहा, कंसोल क्लीन कर देते हैं, पेज को भी रीलोड कर देते हैं। चलो सिंटैक्स एरर बता रहा है, सिंटैक्स एरर कहाँ पर है, इंडेक्स वाले पेज में ही, लाइन नंबर, ओके। यहाँ पर सेमीकोलन नहीं आएगा, सेमीकोलन मैंने गलती से लगा दिया, चलो कोई बात नहीं, रिमूव, ओके। यहाँ पे आएगा कॉमा, ठीक है। रीलोड करते हैं, कंसोल डॉट लॉग पे चलते हैं, कोई एरर नहीं है। इसको मैंने किया क्लीन। अब मैं डेटा फिल कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा राकेश, ईमेल फ़ोन नंबर मैं लिख देता हूँ कुछ भी 10 डिजिट, ईमेल मैंने लिखा rakesh@yopmail.com, पासवर्ड 123456, ठीक है। अब देखना मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा और एलिमेंट टैब भी, एलिमेंट नहीं सॉरी नेटवर्क टैब, ये भी मैं क्लीन कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको अप कर देते हैं। फॉर्म को किया मैंने सबमिट, कुछ हुआ, कंसोल डॉट लॉग पे जाते हैं, ये बोल रहा है ऑब्जेक्ट डॉट फॉर्म एंट्रीज इज नॉट अ फंक्शन, स्पेलिंग मिस्टेक है, आई एम श्योर, फॉर्म एंट्रीज, ये बोल रहा है ऑब्जेक्ट डॉट फॉर्म एंट्रीज इज नॉट अ फंक्शन, वाई सो, देखते हैं। ओके तो यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पे ये होगा फॉर्म एंट्रीज नहीं, ये होगा फ्रॉम एंट्रीज, फ्रॉम एंट्रीज, और इसके अंदर जाएगा क्या, फॉर्म डेटा, सिमिलर एज प्रीवियस, ओके। अब रीलोड करते हैं, डेटा ऐड करते हैं कुछ। सबसे पहले मैंने लिखा फॉर एग्जांपल राकेश, अब एंटर किया मैंने डेटा, फ़ोन नंबर कुछ भी, 6 डिजिट हो गई और ये 10 डिजिट, ओके। ईमेल मैंने लिखा rakesh@yopmail.com, पासवर्ड लिखा 123456। सबमिट पे क्लिक करते हैं, देखो सबमिट पे मैंने किया क्लिक, पोस्ट पे हमारे पास कुछ डेटा आया और मैसेज दिख रहा है, मैसेज क्या दिख रहा है, स्टेटस फॉल्स, मैसेज आ रहा है वैलिडेशन एरर। नेटवर्क पे जाके देखते हैं, क्रिएट यूजर एपीआई कॉल हो रही है, ओके वेरी गुड। हेडर में देखते हैं क्या पास हो रहा है, 400, मतलब हमें रिक्वेस्ट यूआरएल देखने को मिल रहा है, रिक्वेस्ट मेथड देखने को मिल रहा है, पोस्ट स्टेटस कोड क्या आ रहा है 400 जो कि सर्वर का रेस्पॉन्स है, कोई बात नहीं। पेलोड में देखो वो चारों की चारों की हमने पास कर दी। प्रीव्यू में वैलिडेशन एरर अकर्ड, और रेस्पॉन्स में भी यही आएगा, फॉल्स मैसेज वैलिडेशन एरर अकर्ड। अब वैलिडेशन एरर अकर्ड क्यों आया, जाहिर सी बात है किसी टाइप की कोई ना कोई एरर रह गई होगी, हमें नहीं पता, बट जनरली पासवर्ड में कितनी डिजिट गई, 1 2 3 4 5 6, मुझे याद है कि यहाँ 6 डिजिट ऐड करना था। फ़ोन नंबर में शायद मैंने गलत एंटर नंबर ऐड कर दिया, आई बिलीव लेंथ ज़्यादा हो चुकी है, 9012, 4 डिजिट हो गई, 6 8 और ये 10, ठीक है। अब अगर मैं फिर से सबमिट करूँ तो अगेन एरर रह रही है, वैलिडेशन एरर अकर्ड। अभी देखते हैं हम क्या एरर हो सकती है। नेम में मैंने लिखा फॉर एग्जांपल राकेश शर्मा, ईमेल में राकेश, आई बिलीव राकेश ऑलरेडी एडेड है, दैट इज़ वाई। और डेटाबेस में जाके देख लेते हैं ना, राकेश की एंट्री ऑलरेडी हो रखी है, नहीं हो रखी है ना। ईमेल भी यूनिक है यार, चलो फिर से टेस्ट करते हैं। देखो ये हमारा पॉइंट नहीं है कि किस टाइप की एरर है, हमारे सामने एक एरर आई, उसको हमें हैंडल करना है, नो डाउट हम करेंगे। हैंडल को तो क्या करना है, बेसिकली हमारे सामने जो एरर आई है हमें तो उस एरर को यूजर के सामने कन्वे करना है, राइट। अभी हम क्या करते हैं, कोड पे चलते हैं। अब हमें यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि वो किस सेक्शन पे जा रहा है,
वो जा रहा है बेसिकली। चलो कंसोल डॉट लॉग में मैं लिखता हूँ यहाँ पे रिजल्ट, ताकि पता तो है कि हाँ कौन से टैब में जा रहा है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एरर, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग रेस्पॉन्स लिखता हूँ, ठीक है। और यहाँ मैंने लिखा रेस्पॉन्स ही, जो ऊपर की मैंने डिफाइन की है, ठीक है। अब इसको फिर से रीलोड करते हैं और एक बार के लिए इसको भी क्लीन कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग को भी क्लीन कर देते हैं और डेटा सबमिट करते हैं डायरेक्ट। अभी देखो रेस्पॉन्स में हमारे पास क्या आ रहा है, इतना सारा डेटा आ रहा है। तो इस डेटा को हमने किस में कन्वर्ट किया, जेसॉन में, ठीक है। जेसॉन में कन्वर्ट करके रिटर्न कर दिया और वो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया सेकंड वाले देन के अंदर। क्लियर है। अब ये देखो सेकंड वाले देन के अंदर देखो रिजल्ट टैब दिख रहा है, रिजल्ट जो मैंने स्ट्रिंग लिखा है, ठीक है। और इस रिजल्ट की के अंदर क्या आ रहा है, स्टेटस फॉल्स और मैसेज आ रहा है वैलिडेशन एरर अकर्ड। अब देखो हमारे पास सर्वर से एक रेस्पॉन्स आ गया स्टेटस फॉल्स एंड मैसेज इक्वल्स टू वैलिडेशन एरर अकर्ड। नेटवर्क में भी जाके देख लेते हैं, सेम रेस्पॉन्स हमें देखने को मिलेगा। एंड ऑफ द डे जो रेस्पॉन्स मिल रहा है उसी को हमने कंसोल डॉट लॉग किया है, राइट। अब यहां पर कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। पहला स्टेप तो ये कि सर्वर से जो भी रेस्पॉन्स आएगा उसके अकॉर्डिंग हम यहां पर यूजर को एक कन्वीनियंट मैसेज शो करेंगे, ताकि यूजर को जो भी एरर है या फिर सक्सेस मैसेज है वो उसको पता चले कि हम उसे करना क्या है, राइट। दूसरा काम ये देखो, मेरा मेन टारगेट है आप लोगों को एजेक्स रिक्वेस्ट समझाना कि हाँ एजेक्स किस तरीके से काम करती है। अब आपको पता चल गया कि हाँ एक वैलिडेशन एरर आई। वैलिडेशन एरर का मतलब ये कि सर्वर साइड में, एपीआई साइड में हो सकता है ना, नेम को रिक्वायर्ड किया हो, फोन नंबर को रिक्वायर्ड किया हो, उसको हमने यहाँ पर हैंडल नहीं किया, राइट। तो जनरली फॉर्म सबमिट जब भी होता है तो सबसे पहला पार्ट यही होता है कि आप यहाँ पर वैलिडेशन लगाओ, वैलिडेशन फॉर फॉर्म फील्ड्स, ठीक है। ये मैंने नहीं लगाया, ये आपको लगाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस के अंदर बताया होगा कि किस तरीके से लगाया जाता है, ठीक है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, ओके। अब वैलिडेशन लगा दोगे तो जाहिर सी बात आपके पास वैलिड डेटा होगा, और वैलिड डेटा होगा तो वैलिड डेटा ही सर्वर पर जाएगा और वहां से वैलिड रेस्पॉन्स ही आएगा, करेक्ट। चलो अब उसको भी टेस्ट कर लेते हैं, क्लियर करते हैं। कंसोल डॉट लॉग को भी मैं क्लियर कर देता हूँ। अब मैं कुछ वैलिड डेटा पास कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा रिजवान, ठीक है। फ़ोन नंबर में मैंने लिखा 10 डिजिट लिख देते हैं, ये 10 डिजिट हो गई। ईमेल में मैंने लिखा rizwan@yopmail.com, पासवर्ड 123456 आई एम श्योर कि रिजवान नाम की कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए। मैं अभी के लिए ईमेल को यूनिक रखना चाहता हूँ, ठीक है। कोई एंट्री नहीं है रिजवान नाम से, ओके। अब इसको हम करते हैं सबमिट। वापस चलते हैं ब्राउज़र पे, किया मैंने सबमिट। अभी भी मैसेज आ रहा है वैलिडेशन एरर अकर्ड। वैलिडेशन एरर अकर्ड तो नहीं आना चाहिए किसी भी हालत में। एक काम करते हैं, हम एपीआई को ही खोल के देख लेते हैं हमारी, बिकॉज इस वीडियो के अंदर हम देख सकते हैं ना आई एम द एपीआई डेवलपर, बिकॉज आप इग्नोर कर सकते हो उस पार्ट को। ऐप पे जाता हूँ, एपीआई के अंदर ये रहा हमारा यूज़र कंट्रोलर, ओके। ये रहा वैलिडेशन का पार्ट, ठीक है। ईमेल यूनिक है, आई नो दैट, ओके। फ़ोन नंबर भी 10 डिजिट का होना चाहिए, वी आर पासिंग द 10 डिजिट डेटा, ओके। पासवर्ड जो है मिनिमम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए, वेदर हम पासिंग और नॉट 6 कैरेक्टर। पेलोड के अंदर देख लेते हैं, नेटवर्क, यहाँ पर आए हम पेलोड पे, ये रहा देखो पासवर्ड 7 डिजिट का जा रहा है ना। फ़ोन नंबर 10 डिजिट का है, 437 बिल्कुल है। फिर ये एरर कैसे आ सकती है। अब मैं देखो ये काम करता हूँ, मैं ब्राउज़र से पोस्टमैन का जो ये डेटा है ना, सॉरी पोस्टमैन का नहीं, मतलब पेलोड का जो डेटा है, कहाँ गए, नेटवर्क पेलोड का जो डेटा है, राइट क्लिक करके एक तो कंट्रोल 0 करते हैं, जूम ज़्यादा हो गया, व्यू सोर्स पे क्लिक करके ये सारा का सारा डेटा यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको पोस्टमैन पे पास कर देता हूँ। देखते हैं ना कि रन होता है या फिर नहीं, राइट। हम चलते हैं बॉडी पे, ये रहा, हम सेव किया, पोस्ट किया, ठीक है। यहाँ से क्रिएट हो जाएगा तो इसका मतलब हमारे कोड में कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ये जेसन सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब इसको हम सेंड करते हैं। अगर यहाँ से एंट्री क्रिएट हो रही है, मतलब पोस्टमैन से अगर एंट्री क्रिएट हो रही है, तो इसका मतलब ये कि हमारे कोड में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। हेडर देखो यार, हेडर नहीं है, यहाँ पर होगा हेडर्स, एस लगेगा, ठीक है। पोस्टमैन पे जाके देखो हेडर्स है ना कि हेडर, राइट। मैंने एस मिस कर दिया था, तो हम यहाँ पे लगाएंगे हेडर्स। अब दोबारा टेस्ट करते हैं, चलते हैं वापस ब्राउज़र पे, रीलोड करते हैं। इसको मैंने किया क्लीन, कंसोल को भी कर लेते हैं क्लीन, ओके। डेटा ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा, एक तो नाम याद नहीं आता जल्दी से, ABC लिख देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, नंबर लिख दिया, कुछ भी, 5 डिजिट हो गए, ये 10 डिजिट हो गए, ठीक है। abc@yopmail.com, पासवर्ड 123456। ABC अजीब सा लग रहा है नहीं क्या, मनोज लिख दिया फॉर एग्जांपल,
ईमेल में भी लिख देते हैं manoj@yopmail.com MANOJ। ओके, सबमिट पे किया क्लिक, तो अब देखो रेस्पॉन्स क्या आया। रेस्पॉन्स अगेन वही जो पहले देन वाला है, ठीक है। इसको हमने JSON में कन्वर्ट किया तो वो दूसरे देन में गया, और यहाँ पे देखो क्या देखने को मिल रहा है, स्टेटस ट्रू। डेटा में क्या आ रहा है, देखो डेटा में वही डेटा आ रहा है जो पोस्ट में हमें देखने को मिल रहा था। मैसेज आ रहा है यूजर क्रिएटेड और स्टेटस आ रहा है ट्रू। नेटवर्क पे जाके देख लो, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं। क्रिएट यूजर, स्टेटस क्या है इस बार 200। पेलोड में देखो जो डेटा हमने पास किया, प्रीव्यू और रेस्पॉन्स में एक ही चीज़ आएगी, जो सर्वर से हमें रेस्पॉन्स मिल रहा है, राइट। अब देखो नो डाउट डेटाबेस में डेटा स्टोर हो चुका है, बट यूजर को कैसे पता चलेगा कि भाई डेटा फिल हो चुका है, और सक्सेस मतलब बेसिकली यूजर एक्सपीरियंस से पता नहीं चल रहा ना कि हाँ डेटा सक्सेसफुली ऐड हुआ, या कोई एरर रहती है तो वो एरर मैसेज भी उसके सामने आना चाहिए, राइट। तो अब यहां से हम console.log को करते हैं रिमूव। अब हमें क्या करना है, इस देन वाले पार्ट के अंदर आना, बिकॉज एंड ऑफ द डे यहां पर हमारे पास सारा का सारा कह रहे हैं ना कि कह सकते हैं कि जो रेस्पॉन्स है वो JSON में कन्वर्ट होके आ रहा है, राइट। अब यहां पर हम कुछ और वर्क करेंगे, वो समझना, ठीक है। मैं यहां पे लिखूंगा, सबसे पहले तो एक कमेंट डालते हैं, डिस्प्ले सक्सेस मैसेज एंड अपडेट द कंटेंट। अपडेट द कंटेंट वो बाद में करेंगे, पहले सक्सेस मैसेज दिखा देते हैं, ठीक है। अब सक्सेस मैसेज कहाँ दिखाएं, तो उसके लिए मैंने क्या कर रखा है, इसी पेज पे देखो दो डिव बना रखी है अलर्ट वाले, ठीक है। एक डेंजर और एक सक्सेस। ये आपको पता है बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं। इस एरर वाले को मैंने डेंजर क्लास असाइन की और सक्सेस मैसेज वाले को मैंने सक्सेस क्लास असाइन की है। आईडीज मैंने असाइन की एरर मैसेज और सक्सेस मैसेज, दोनों को डिफॉल्ट डिस्प्ले नन करके रखा है, और कंटेंट कुछ भी नहीं है इनके अंदर, ठीक है। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, इसी इवेंट के अंदर जो हमारा फॉर्म सबमिट का इवेंट है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के रेफरेंसेज को कलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो जो हमने प्रीवेंट डिफॉल्ट किया, यहीं पर हम रेफरेंसेज कलेक्ट कर लेते हैं, किन दोनों डिव्स के, अलर्ट डिव्स के, ठीक है। तो कमेंट डालते हैं गेट रेफरेंसेज ऑफ एरर एंड सक्सेस मैसेजेस, इस साइड बार को कर देते हैं क्लोज, सक्सेस मैसेज एलिमेंट्स, ओके। तो यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं लेट एरर मैसेज, इसमें लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या है, एरर मैसेज ही है, ठीक है, उसी नाम से हमने वेरिएबल बना लिया, क्लियर है। इसी को मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पर बस एरर मैसेज की जगह क्या आ जाएगा, सक्सेस मैसेज, और यहाँ पर वेरिएबल का भी नाम चेंज कर दूंगा सक्सेस मैसेज, ठीक है, सेम है, ओके। अब क्या करेंगे, रेफरेंसेज आ गए, तो दोनों को डिफॉल्ट हिडन प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ हाइड बोथ एरर एंड सक्सेस मैसेज इनिशियली, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, एरर मैसेज डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल्स टू नन। ये कस्टम CSS अप्लाई कर रहे हैं, कस्टम तो नहीं मतलब जावास्क्रिप्ट की मदद से हम CSS अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और सक्सेस मैसेज को भी सेम प्रॉपर्टी असाइन कर देंगे, क्लियर है, ओके। ये मैंने डिफॉल्ट क्यों इनको हिडन किया वो अभी थोड़ी देर बाद आप समझोगे, ठीक है। हमने इनिशियलाइज कर दिया, अब वापस हम कहाँ आएंगे, इस वाले देन के अंदर आएंगे जो सेकंड देन है। यहां पर मैं क्या लिखूंगा, इफ रिजल्ट डॉट स्टेटस। डॉट स्टेटस क्यों लिख रहा हूं, बिकॉज सर्वर से JSON ही हमारे पास आ रहा है जो कि रिजल्ट के अंदर है। अब रिजल्ट क्या है, एक JSON है, तो JSON का ही ऑब्जेक्ट एक्सेस कर रहा हूं मैं, स्टेटस, ठीक है। इसको चाहो तो डबल इक्वल टू लगा के ट्रू लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, कोई खास नहीं फर्क पड़ेगा। और अगर नहीं भी लिखोगे तो भी हमारा काम चलेगा, राइट, बिकॉज एंड ऑफ द डे ट्रू ट्रू होता है, राइट। अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, अगर स्टेटस ट्रू आता है तो हम डिस्प्ले कर देंगे सक्सेस मैसेज को। ये कमेंट मैं यहां लिख देता हूं अंदर, क्लियर है। यहां पे कमेंट डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल चेक द स्टेटस ऑफ द रिजल्ट फॉर योर कन्वीनियंट, ओके। अब यहां पे क्या करेंगे, सक्सेस मैसेज जो हमने ऊपर लिया डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल्स टू मैं कर दूंगा ब्लॉक, क्योंकि ऊपर तो डिफॉल्ट हिडन किया था ना, तो अब वापस दिखाना भी तो पड़ेगा, राइट। उसके बाद दिखा दिया, अब उसके अंदर मैसेज को जो सर्वर से मैसेज आ रहा है वो अपेंड कर देते हैं इनर HTML की मदद से, नॉट लाइक दिस, इनर HTML। बस उसके अंदर क्या डाल देंगे, रिजल्ट डॉट मैसेज, दैट्स इट। मैसेज भी एक की आ रही है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये ट्रू नहीं होता तो इसका मतलब कुछ ना कुछ एल्स में आएगा, तो यहाँ पर एल्स लिख देते हैं। और ये सेम काम हम क्या कर देंगे, सक्सेस की जगह एरर के लिए कर देंगे, डिस्प्ले एरर मैसेज एंड अपडेट द कंटेंट। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एरर मैसेज वाला वेरिएबल आ जाएगा, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। और इसी कोड को मैं यहाँ से कॉपी करके किस में डाल दूंगा, कैच वाले पार्ट में भी डाल दूंगा, ठीक है।
ये देखो कैच वाला पार्ट में कब जाएगा, जब किसी भी टाइप की टेक्निकल एरर होगी, फॉर एग्जांपल एपीआई का यूआरएल गलत हो, या फिर सर्वर साइड में कोई डेटाबेस की कनेक्टिविटी वाला पार्ट ना हो पाए, राइट। तो उस केस में हम कुछ इस तरीके का मैसेज भी लिख सकते हैं यहाँ पे, इंटरनल सर्वर एरर, समथिंग लाइक दिस। ये बहुत रेयर केसेस में होता है यूजुअली, ठीक है। ओके, बस इतना ही है, यूजर एक्सपीरियंस से मैसेज दिख जाना चाहिए। चलो फिर से टेस्ट कर लेते हैं, रीलोड करते हैं। अब सबसे पहले मैं कुछ भी डेटा फिल नहीं कर रहा हूँ और मैं डायरेक्ट सबमिट करता हूँ। तो देखो ये यहाँ पे क्या हुआ, मैसेज क्या आया, वैलिडेशन एरर अकर्ड। ये देखो टॉप पे क्या आ रहा है, वैलिडेशन एरर अकर्ड, ठीक है, क्योंकि यूजर तो इंस्पेक्ट को नहीं खोल के रखेगा ना, सबमिट किया तो देखो वैलिडेशन एरर अकर्ड। अब मैं फिर से सबमिट करूंगा तो पहले क्या हो रहा है, डिव हाइड हो रही है, अलर्ट वाली जो डिव है वो हाइड हो रही है, फिर वापस शो हो रही है। तो वो जो 2 लाइन का कोड लिखा मैंने डिफॉल्ट, इनिशियली उन दोनों को हिडन किया, वो इसीलिए किया कि जैसे ही नई रिक्वेस्ट जाए तो पहले वो दोनों डिस्प्ले नन हो जाए, उसके बाद में सर्वर से जो रेस्पॉन्स आ रहा है उसके अकॉर्डिंग जिसको भी शो होना है वो हो जाए, राइट। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल मोहित, ठीक है, मोहित। फ़ोन नंबर में मैंने लिखा कुछ भी, ठीक है, ईमेल लिख दिया मैंने mohit@gmail.com, पासवर्ड में ही चलने देते हैं। सबमिट पे मैंने किया क्लिक, तो देखो मैसेज क्या गया, यूज़र क्रिएटेड। क्लियर है सारी कहानी, आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो ये जो फैच मेथड है हमने किसकी मदद से यूज़ किया, मतलब फैच एपीआई को यूज़ किया टू परफॉर्म ए एजेक्स कॉल, और इस पे हमने प्रोमिसेस को यूज़ किया, मतलब प्रोमिसेस मैकेनिज्म को यूज़ किया, देन कैच वाले को, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस टेबल को फंक्शनल करते हैं। तो अब ऑल यूजर्स टेबल को डायनेमिक करने के लिए, मतलब इस टेबल में हमें डेटाबेस से डेटा लेकर आना है और डिस्प्ले करवाना है, तो इसके लिए हमें जो हमारे पास दूसरी एपीआई है गेट यूजर्स, उसको कॉल करना है, राइट। तो सिमिलर वे में सेम फैच एपीआई को यूज करेंगे, यूआरएल पास करेंगे और हमारे पास डेटा आ जाएगा, राइट। तो ये तो था इवेंट लिस्नर, किसके लिए, फॉर्म सबमिशन के लिए। अब यहां पर एक और कमेंट लगाते हैं, फंक्शन टू गेट ऑल यूजर्स, ठीक है। यहां पर एक फंक्शन बनाएंगे, जावास्क्रिप्ट का सिंपल सा फंक्शन होगा और फंक्शन का नाम मैं रखूंगा फैच यूजर्स, ठीक है। और फंक्शन को कॉल भी कर देते हैं, कॉल फैच यूजर्स फंक्शन। पता है ना फंक्शन कैसे कॉल होता है, बहुत सिंपल सी बात है यार, जावास्क्रिप्ट में कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। बस फंक्शन डिफाइन किया और फंक्शन को कॉल कर दिया, कॉल कहीं पे भी करो, डजेंट मैटर, ऊपर नीचे दाएं बाएं कोई खास नहीं फर्क पड़ता, ठीक है। ओके, अब फंक्शन की बॉडी में क्या जाएगा वो समझना, ठीक है। सबसे पहले मैं ट्राई कैच ब्लॉक को यूज करूंगा जस्ट टू अवॉइड द एरर्स। बेसिकली हम एरर हैंडलिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर हम पास कर देंगे एरर, और यहाँ पर मैं console.log में एरर प्रिंट कर दूंगा, एरर वाइल एरर फैचिंग यूजर्स। जो भी एरर होगी वो हम डिस्प्ले कर देते हैं, ठीक है। ओके, अब मैं इसको console.log में कर रहा हूँ, आपका ये टास्क है कि आप इसको किस तरीके से, जो ऊपर डिव है बनाई हुई हमने, कौन सी डिव, ये वाली एरर वाली डिव, इसके अंदर किस तरह से अपेंड करते हो, सिमिलर वे में कैसे करना है वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई है आपको, ओके। अब इस ट्राई ब्लॉक के अंदर आते हैं, यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपली एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे कॉन्स्ट रेस्पॉन्स। इसके अंदर हमें क्या करना है, फैच फंक्शन को कॉल कर देना है, बस इसके अंदर यूआरएल पास कर देना है। अब यूआरएल हमारा कौन सा है उसको हम कर लेते हैं कॉपी, यूआरएल पोस्टमैन पे चलते हैं हम, ये रहा पोस्टमैन, यहाँ से यूआरएल करेंगे कॉपी। क्या पूरे यूआरएल की जरूरत है, नहीं, हमें सिर्फ एंड पॉइंट चाहिए क्योंकि यूआरएल हमारे पास ऑलरेडी है एक वेरिएबल में, राइट। वेरिएबल का नाम क्या है, एपीआई बेस यूआरएल प्लस स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, डबल कोटेशन के अंदर गेट यूजर्स। तो बस फैच फंक्शन क्या करेगा, उस डेटा को कॉल कर देगा। बट अब इसको मैं अलग मैकेनिज्म के साथ यूज कर रहा हूं, तो यहां पर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, अवेट। तो मैं अब बेसिकली ये जो फैच फंक्शन बनाया ना मैंने, इस फैच फंक्शन को मैं असिंक फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है। असिंक जावास्क्रिप्ट की कंप्लीट वीडियो बना रखी है मैंने, उसके अंदर डिटेल में एक्सप्लेन किया है असिंक जावास्क्रिप्ट क्या होती है, क्या बिहेवियर है जावास्क्रिप्ट का असिंक बिहेवियर। तो उस वीडियो को देखना, इसके अंदर मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला कि मैंने ये असिंक फंक्शन क्यों बनाया, यहाँ पर अवेट क्यों लगाया, राइट, ठीक है। तो हमारे पास रेस्पॉन्स आएगा। अब इस रेस्पॉन्स को हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है, किस में, जेसॉन में। तो कर लेते हैं response.json, बहुत सिंपल है, क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ खास नहीं फ़र्क पड़ता। यहाँ पर भी हमें लगाना था अवेट, ठीक है। बस अब उसके बाद एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट, उसके अंदर हम गेट कर लेंगे यूजर्स को। तो रिजल्ट डॉट यूजर्स, मेरे ख्याल से आपको हवा ही नहीं लग रही कि मैं यहाँ पे ये क्या लिख रहा हूँ, रिजल्ट डॉट डेटा, रिजल्ट डॉट जेसॉन, मतलब रिजल्ट डॉट डेटा क्यों लिखा, यूजर्स वेरिएबल तो चलो बना दिए तो बना दिए, बट ये कहाँ से आएगा। तो माय डियर ये देखो अभी दिखाता हूँ,
पोस्टमैन पे चलो, ये रहा गेट यूज़र, यहाँ पे देखो की क्या है, स्टेटस, मैसेज और डेटा। डेटा के अंदर क्या है, सारे यूजर्स का ही तो डेटा है। तो रेस्पॉन्स डॉट जेसॉन क्या कर रहा है, जब एपीआई रेस्पॉन्स रिटर्न करेगी तो उसको हमने जेसॉन में कन्वर्ट किया, उस जेसॉन का डेटा हमने किस में कलेक्ट किया, रिजल्ट में। अब इस रिजल्ट के अंदर तुम ये समझो, आप लोग ये समझो कि ये जो पोस्टमैन का रिजल्ट है ना, ये पूरा का पूरा उसमें है, अलग अलग कीज, स्टेटस, मैसेज, डेटा, राइट। तो मुझे स्टेटस और मैसेज से कुछ मतलब नहीं है, मुझे तो डेटा चाहिए ना, तो बस डेटा मिल गया मुझे, ये रहा डेटा। स्टेटस कैसे हैंडल करना है वो आपको पता ही है, वो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, वो भी चलो मैं बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। इसको मिनिमाइज करते हैं, अभी के लिए हम ये लेके चलते हैं कि हमारे पास डायरेक्ट यूजर्स आ जाएंगे। ओके, अब हमें क्या करना है, चलो एक बार के लिए कंसोल डॉट लॉग करके यहीं तक देख लेते हैं कि क्या हमारे पास यूजर्स का डेटा आ रहा है या फिर नहीं, राइट। सेव करते हैं और रन करते हैं, बस सेव कर लिया, फंक्शन सही से डिफाइंड है, एपीआई सही से कॉल है, कंसोल डॉट लॉग हमने कर दिया है, बस ब्राउजर पे चलते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट को ओपन करते हैं। अब जो फंक्शन है वो डायरेक्ट कॉल हो रहा है पेज के लोड पे, ना किसी इवेंट पर, राइट। मतलब वो कह सकते हैं कि ऑन लोड इवेंट पे हो रहा है। तो हमने नेटवर्क भी देख लेते हैं, क्लीन है, रीलोड किया तो ये देखो गेट यूजर्स एपीआई कॉल हुई, सारा का सारा डेटा आ चुका है, 10 यूजर्स फाउंड। कंसोल डॉट लॉग में चले, ये देखो यूजर्स आ गए, सारे के सारे यूजर्स, है ना कमाल, कितना सिंपल है एजेक्स को कॉल करना, एजेक्स को यूज करना, राइट। तो बस अब यूजर्स जब हमारे पास आ गए तो इन यूजर्स का लूप चला के हम क्या करेंगे, डेटाबेस के अंदर डाल देंगे, सॉरी नॉट डेटाबेस, डेटाबेस से तो आ रहा है ऑलरेडी, इस टेबल को डायनेमिक कर देते हैं, ठीक है। बट उससे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ी सी और कंडीशंस को मैनेज कर लेते हैं ताकि यूजर एक्सपीरियंस खराब ना हो। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ इफ रिजल्ट डॉट स्टेटस इक्वल्स टू है ट्रू, बिकॉज हो सकता है कि सर्वर से रेस्पॉन्स फॉल्स आए, हमें नहीं पता, राइट। तो हम हमारे लेवल पर यूजर एक्सपीरियंस खराब ना हो, इसके लिए सारी चीज़ें हैंडल करते हुए चलेंगे। ओके, अब उसके बाद क्या करना है, अगर इन केस कोई एरर आ जाती है तो हमें क्या करना है, जैसे हमने ऊपर किया, याद है ना, ये सारा काम, ये रेफरेंसेस डिफाइन करना, फिर उनको एक्सेस करना, ये मैसेजेस को, ये सेम कोड आप लोग नीचे भी कर सकते हो, कोई मना नहीं कर रहा, मैं अभी के लिए कंसोल डॉट लॉग में ही कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरर मैसेज, जो भी है तो उसको हम कर देंगे रिजल्ट डॉट मैसेज, ठीक है, क्लियर है। और बाकी सक्सेस मैसेज दिखाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो एंड ऑफ द डे यूजर्स के अंदर डेटा आ रहा है तो वो डेटा ही हम दिखा देंगे। गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पर कमेंट डाल देते हैं हैंडल सर्वर रेस्पॉन्स, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ पर एक कमेंट डालते हैं, लूप थ्रू यूजर्स एड रोज टू द टेबल, ठीक है। अब लूप चलाते हैं, ओके। तो यूजर्स डॉट फॉर ईच, ओके। इसके अंदर यूजर नाम का एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं और बस ये इसका प्रॉपर सिंटेक्स हो गया, ओके। अब क्या करना है, अब हमें एक रो बनानी है, तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्स्ट रो, इसके अंदर टेबल बॉडी। अब टेबल बॉडी नहीं, सबसे पहले देखो हमें किस टेबल के अंदर डेटा डिस्प्ले करवाना है वो भी तो देखें। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, फॉर्म को भी मिनिमाइज कर देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। टेबल को ओपन करते हैं, ठीक है, ये रहा टेबल। अब इसका जो टीआर है, जो स्टैटिक है, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ओके। हमें इस टी बॉडी को टारगेट करना है, ओके। तो हमें इसका रेफरेंस कलेक्ट करना पड़ेगा, कहाँ पर, हमें रेफरेंस कलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर, राइट। तो वो भी कर लेते हैं, गेट द टेबल बॉडी रेफरेंस, तो कॉन्स्ट टेबल, नॉट लाइक दिस, टेबल बॉडी, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, इसके अंदर आईडी क्या है टेबल की, बॉडी की, ये रहा यूजर टेबल बॉडी, समथिंग लाइक दिस। बस हमारे पास रेफरेंस क्रिएट हो गया टेबल बॉडी का। अब उसके बाद क्या करना है, जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसको क्लीन कर देते हैं एक बार के लिए। तो क्लियर एग्जिस्टिंग रोज, क्यों कर रहे हैं वो भी थोड़ी देर बाद में बताऊंगा मैं, ओके। तो टेबल बॉडी डॉट इनर HTML हो जाएगा क्या, ब्लैंक, क्लीन, सारा क्लीन कर दिया, ठीक है। रेफरेंस बनाया, उस रेफरेंस से उसका जो अभी तक का HTML है उसको मैंने कर दिया क्लीन। अब आप कहोगे कि फिर वो आपने डेटा क्यों हटाया, उसकी जरूरत नहीं थी हटाने को, नहीं थी, बट जब भी लाइव सिस्टम आप लोग बनाओगे तो डमी डेटा थोड़ी ना दिखाओगे यूजर को कभी भी, दैट इज वाई आई रिमूव्ड दैम, ओके, ठीक है। अब इस लूप के अंदर आकर हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट रो, और मैं क्या करूंगा टेबल बॉडी के अंदर
एक रो क्रिएट कर दूंगा, इंसर्ट रो फंक्शन की मदद से, ठीक है। बस अब क्या करना है, मुझे सेल्स भी तो डिफाइन करनी पड़ेगी ना, मतलब ऐसा थोड़ी है कि भाई रो बनाई तो रो के अंदर क्या होंगे, कॉलम्स होंगे ना, तो उन्हीं को मैं सेल्स बोल रहा हूं, ठीक है। तो इंसर्ट सेल, सबसे पहले 0 नंबर इंडेक्स पे, ओके। उसका टेक्स्ट क्या होना चाहिए, टेक्स्ट कंटेंट होगा यूजर डॉट आई। अब ये यूजर कौन है, ये यूजर यही है जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, ठीक है। बस उसके बाद जितने आपके कॉलम है उतने यहाँ पर कीज चेंज करते जाओ, 0 1 2 कंटिन्यू करते हुए, ठीक है। दूसरा कॉलम होगा हमारा नेम, तीसरा कॉलम होगा हमारा ईमेल, ओके। इसी तरीके से आगे के जितने भी कॉलम्स हो आपके केस में, तो वो आप लोग ऐड कर सकते हो, ठीक है। ऐड मोर सेल्स टू द रो एज योर चॉइस। बस 3 4 5 6 करते जाना उनके इंडेक्सेस को, बस हो गया, इतना ही काम है हमारा। अब इसको क्या करना है, टेस्ट करना है। चलो करते हैं टेस्ट, रीलोड करें, सिंपली रीलोड किया, एरर आ गई, एरर फैचिंग टाइप यूजर्स डॉट फॉर ईच, कुछ ना कुछ इशू है, अभी देख लेते हैं। फॉर ईच में कोई प्रॉब्लम है, हाँ, ई जो है वो कैपिटल होगा, ठीक है। रीलोड करते हैं अगेन, रीलोड किया, ये देखो डेटा आ गया सारा, सी इतना कमाल है। फिर से रीलोड करते हैं, फिर से डेटा आ गया, फिर से रीलोड करो, तो मतलब वो पेज के लोड पे ही फंक्शन कॉल हो रहा है तो डेटा आ रहा है, कोई खास बड़ी बात नहीं है। तो माय डियर देख लो, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के अंदर एजेक्स को यूज करना इतना आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। अब एक चीज बच रही है, मैं फॉर एग्जांपल एक एंट्री नहीं क्रिएट करता हूं। अभी हमारे सामने 10 रिकॉर्ड है, मैंने फॉर एग्जांपल एक एंट्री की मंजू नाम से, ठीक है। फोन नंबर मैंने कुछ भी रखा, ठीक है। मैंने ईमेल ऐड कर दिया, ये पासवर्ड ये चलने देता है। अब मैं सबमिट करूंगा तो क्या लगता है यहाँ पर वो एंट्री आ जाएगी, सी से मैंने किया सबमिट, मैसेज दिख रहा है, बट यहाँ पर अभी भी डेटा नहीं दिख रहा, राइट। अब मुझे पेज को रीलोड करना पड़ेगा, तब जाके वो मंजू वाली रिकॉर्ड दिखेगा। तो कहीं ना कहीं यूजर एक्सपीरियंस के हिसाब से देखा जाए तो सही चीज नहीं है ना। जैसे ही इधर रिकॉर्ड क्रिएट करें तो इधर डेटा दिख जाना चाहिए, राइट। तो उसके लिए कुछ भी नहीं करना, बस ये जो फैच फंक्शन हमने नीचे कॉल किया है, ठीक है, फंक्शन को हमने सबसे लास्ट में कॉल किया, वो एक तरीके से पेज के लोड पे कॉल हो रहा है। तो सेम फंक्शन को हम कहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं, यहाँ पर जहाँ पर हम सक्सेस मैसेज को दिखा रहे हैं ना, यहाँ पर कॉल द यूजर्स फंक्शन फैच यूजर्स, राइट। तो इससे होगा क्या, जैसे ही डेटा सबमिट होगा सक्सेस रेस्पॉन्स आएगा और एट द सेम टाइम वो फंक्शन कॉल हो जाएगा टू लोड द डेटा, राइट। टेस्ट करें, चलो कर लेते हैं। मैंने लिखा फॉर एग्जांपल रजनी, और रजनी @ फ़ोन नंबर है ना 5 हो गया, ठीक है। मैंने लिखा रजनी @gmail.com, पासवर्ड वही चलने देते हैं, सबमिट किया तो देखो मैंने पेज को रीलोड नहीं किया और लास्ट में देखो ऑटोमेटिक रजनी आ चुका है, राइट। और एक काम अभी तो देखो मैंने क्या किया, पूरा का पूरा फंक्शन कॉल कर दिया। कहीं ना कहीं आप लोग कह सकते हो कि परफॉर्मेंस डाउन हो सकती है, बिकॉज पूरा का पूरा फंक्शन कॉल होगा, नए सिरे से एपीआई कॉल होगी, जाहिर सी बात है कॉल होगी, ठीक है। इसका अल्टरनेट वे ये है, अल्टरनेट में बच्चों को बताऊंगा तो भी चलेगा, नहीं बताऊं तो भी चल सकता है, बिकॉज एंड ऑफ द डे इस वीडियो के अंदर हमारा मेन मकसद था जावास्क्रिप्ट की मदद से एजेक्स को समझना कि जीएस में एजेक्स को किस तरीके से यूज किया जाता है। बट फिर भी मैं बता देता हूं, जब भी हम देखो एंट्री क्रिएट कर रहे थे, क्रिएट यूजर वाली एपीआई देखना, तो हमें रेस्पॉन्स में क्या मिल रहा है, पूरा का पूरा डेटा मिल रहा है, मतलब जो यूजर हमने क्रिएट किया वही हमें रेस्पॉन्स में मिल रहा है, राइट। तो ये अब आप लोगों का टास्क है कि इंस्टेड ऑफ कॉलिंग द सेम फंक्शन हेयर, व्हाट यू नीड टू डू, आपको क्या करना है, जो डेटा हम अपेंड कर रहे हैं यहां पर, ये देखो लूप की मदद से, राइट। तो ये सेम कोड आप क्या करोगे, यहां से करोगे कॉपी, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं करूंगा नहीं, ठीक है। यहां से करोगे कॉपी, यहां पर करोगे पेस्ट, इस फंक्शन को कर दोगे कमेंट, ठीक है। बेसिकली उस टेबल का रेफरेंस क्रिएट किया और उस टेबल के अंदर वो लूप चला देना है। वो लूप एक ही बार चलेगा, बिकॉज वी नो यूजर्स के अंदर इस बार एक ही डेटा आ रहा है। गेटिंग माई पॉइंट, यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर तो पूरा का पूरा एरे आ रहा था, बट यहां पर एक ही ऑब्जेक्ट आ रहा है, राइट। तो इस काम को आपको करना है कि आप किस तरीके से हैंडल करते हो। लूप चलाने की जरूरत ही नहीं रहेगी, ये डायरेक्टली ये 4 लाइन का कोड लिख देना बस। और यहां पर क्या लिखना है, यूजर डॉट आई डी ऑटोमेटिक आ जाएगा, बिकॉज यहां पर आप क्या करोगे, रिजल्ट डॉट स्टेटस के अंदर तो वो आ रहा है, स्टेटस आ रहा है, मैसेज में मैसेज आ रहा है। आपको क्या करना है, बस कुछ इस तरीके से करना है, फॉर एग्जाम्पल लेट यूजर इज इक्वल्स टू रिजल्ट डॉट यूजर, बस। अब इस यूजर की मदद से आपको क्या कर देना, सेम कोड, ये यूजर डॉट आई डी, यूजर डॉट नेम, यूजर डॉट ईमेल, ये 4 लाइन का कोड वहां पर रख दोगे आफ्टर दीज 2 लाइन ऑफ कोड, तो आपकी रो वहां पर क्रिएट हो जाएगी। तो इसका फायदा क्या होगा, ये फंक्शन आपको कॉल करना नहीं पड़ेगा, राइट। अभी के लिए मैंने यही छोड़ रहा हूँ, फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी, आप किस तरीके से करते हो।
जाहिर सी बात है, अगर वीडियो से कुछ सीखा तो आपको भी तो होमवर्क मिलना चाहिए। तो ये एक होमवर्क हो गया, ठीक है। अब दूसरा होमवर्क आपका ये है कि जनरली होता क्या है, जब भी आप किसी बड़े प्लेटफॉर्म को देखोगे ना, तो ईमेल 101% यूनिक होता है, फ़ोन नंबर 101% यूनिक होता है, ठीक है। आपको क्या करना है, फ़ोन नंबर और ईमेल इन दोनों के ऑन चेंज इवेंट पर, ठीक है। अभी हमने सब फॉर्म के सबमिट इवेंट पे डेटा को सबमिट किया था, बट आपको इन दोनों के ऑन चेंज इवेंट पर एपीआई को कॉल करना है। उस एपीआई में सिर्फ फ़ोन नंबर के केस में फ़ोन नंबर को पास करना है, ईमेल के केस में ईमेल को पास करना है, राइट। और ये चेक करना है कि अगर ये यूनिक है या फिर नहीं। आप ये मान के चलो, अगर आप देखो बैकएंड डेवलपर हो, आप एपीआई बना सकते हो, तो आप अपने लेवल पर बना लेना, ठीक है। बिकॉज आई एम अज्यूमिंग अगर आप लोगों ने लारावेल एपीआईज वगैरह का वीडियो देखा है मेरा, तो मैंने वहाँ पर ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फ़ोन के ऑन चेंज पर एक एपीआई कॉल करनी है, ईमेल के ऑन चेंज पर एक एपीआई कॉल करनी है, और ये देखना है कि ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं रेस्पेक्टिवली यूनिक है या फिर नहीं। अगर यूनिक होती है तो ये फॉर्म का सबमिट वाला जो पार्ट है वो सबमिट होगा, अदरवाइज इसको डिसेबल कर देना, ठीक है। और यहाँ पर नीचे एक मैसेज दिखा देना रेड कलर में, फ़ोन नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। सेम ईमेल के केस में फॉर्म का जो बटन है वो सबमिट डिसेबल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फ़ोन और ईमेल शायद दोनों में से ऑलरेडी रजिस्टर्ड वैल्यू मिल जाए, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क हो गया। यहाँ पर हमने एजेक्स को समझ लिया किस तरीके से काम करती है। एक बार फिर से मैं टॉप टू बॉटम कोड दिखा देता हूँ। ये सिंपल सा फॉर्म है, इनमें कोई बड़ी बात नहीं है, फॉर्म और टेबल में मेन पार्ट यहीं से है, ठीक है। स्टेप 1 से हमने रजिस्टर फॉर्म एक फॉर्म बनाया था जिसकी आईडी ये थी, इस पर एक इवेंट लिसनर अप्लाई किया जो कि सबमिट इवेंट है। प्रिवेंट डिफॉल्ट क्यों किया, ताकि फॉर्म का जो सबमिशन वाला नेचर है, डिफॉल्ट बिहेवियर है, वो बंद हो जाए। उसके बाद हमने कुछ रेफरेंस डिफाइन किए, किसके, एरर मैसेज और सक्सेस मैसेज वाली डिव के। उसके बाद हमने फॉर्म का डेटा कलेक्ट किया, और फॉर्म का डेटा कलेक्ट करने के बाद हमने फैच एपीआई को कॉल कर दिया। जो भी रिक्वायर्ड कंपोनेंट थे 20 यूआरएल, मतलब एपीआई का यूआरएल, मेथड, हेडर और बॉडी, इस बॉडी के अंदर सारा का सारा फॉर्म का डेटा पास कर दिया इन द जेसॉन फॉर्मेट, राइट। बस इतना सिंपल है। तो इस कोड को आसानी से देख लो, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू शेयर दिस कोड इन गिटहब। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और जैसा मैंने पहले बताया, आई एम अज्यूमिंग कि आप जैसे जैसे कोड देख रहे हो साथ साथ करते जा रहे हो, ठीक है। एक बार फिर भी आपकी कन्वीनियंट के लिए मैं थोड़ा सा स्क्रीन को रोक रहा हूँ, ताकि आप लोग अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब मैं फैच एपीआई पे आ रहा हूँ। यहाँ तक फैच एपीआई कंप्लीट होती है। स्क्रीनशॉट लेने में आई डोंट थिंक ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर थोड़ा नीचे चलते हैं। ये यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो कंप्लीट क्लोज हो रहा है, सबमिट इवेंट क्लोज हो रहा है, ठीक है। अब नीचे चलते हैं। यहाँ से हमारा फैच वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, फैच ऑल यूजर्स, ओके। इसको भी हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, और यहाँ पर हमारा फैच फंक्शन कॉल हो रहा है, और यहीं पे जावास्क्रिप्ट क्लोज हो रही है, ठीक है। सो मैंने पूरी कोशिश की एजेक्स को आपको सिंपल शब्दों के अंदर समझाने की कोशिश करूँ विद द हेल्प ऑफ कोड एंड विद द हेल्प ऑफ एपीआई। अब इसके बावजूद अगर आपको समझ में नहीं आया तो यार इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, आपको ये आपका काम है, आपके लिए होमवर्क है कि आप फिर से रिवाइंड करो और चीज़ों को समझो। अगर कुछ भी मिस हो रहा है, कुछ भी कन्फ्यूजन है, तो मुझसे आप लोग आके कनेक्ट कर सकते हो लिंक्डइन पर या फिर यूट्यूब कमेंट में। आई विल रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल, ओके। सो अब वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, आपको मेरा काम पसंद आया, देन मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं इस तरह की और वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा, ठीक है। अब हम जावास्क्रिप्ट और एजेक्स पर कंफर्टेबल हैं, कोशिश करेंगे कि आगे इन्हीं दोनों के साथ कंटिन्यू करें और कुछ और प्रोजेक्ट्स भी बनाएं, ठीक है। सी यू देन। वीडियो को क्लोज करते हैं, अब ज़्यादा लंबा खींचने का मतलब है नहीं, ओके। सी यू देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।